यूकैरियोटिक सेल, बस ठीक। देखो, और हम तुमसे बोले कि यूकैरियोटिक सेल, क्या तुम्हें प्रोकैरियोटिक सेल कुछ याद आई? प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ी थी तो ऐसा लगता है, बस टेंशन ना लेना, इधर ही देखना गौर से। प्रो माने क्या होता है? प्रिमिटिव। कैरियस माने क्या होता है? न्यूक्लियस। यू माने क्या होता है? ट्रू। कैरियस माने क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में तो ऐसे तमाम डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो मोस्ट फंडामेंटल अंतर है वो कैरियस का है, न्यूक्लियस का है। कल तुमसे कहा था कि जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच कोई बाउंड्री ना हो, बस ऐसा ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का गुत्थम गुत्था जाल पड़ा रहे, महसूस तो होता है ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, लेकिन इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। इस प्रकार के न्यूक्लियस को प्रारंभिक प्रकार का न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते थे, और ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन ऐसी कोई सेल हो जिसमें झमाझम पाया जाए न्यूक्लियस, अर्थात चारों कंपोनेंट पाए जाए। देखो भाई, एक दो दिन की बात करने का बहुत स्पीड कर देंगे बाद में। तो फिर हमने तुमसे कहा था ऐसे न्यूक्लियस को जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो, और साथ साथ हमने तुमसे कहा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो, न्यूक्लियोलस भी हो, ऐसे न्यूक्लियस को कहा था ये। पता तुम्हें यहाँ कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। कैरियस का डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस है, न्यूक्लियस के डिफरेंस के अलावा और भी तमाम डिफरेंस होते हैं जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है। गजब की बात यह है कि इनमें तमाम सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तमाम सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कैरियस का न्यूक्लियस तो है ही, लेकिन क्योंकि कहा था बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म विद सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा यहां पर भी मेम्ब्रेन, यहां पर भी मेम्ब्रेन, यहां पर भी मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली बॉडी, तो यहां पर तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल के चक्कर में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, या छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट बन जाते हैं। ऐसा लगता है ये एक कंपार्टमेंट है गोल्गी बॉडी के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर, ये अंदर दूसरा कंपार्टमेंट है, चाहो तो इसको ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कह दो, इनसाइड का कंपार्टमेंट कह दो, इसको बाहर लगा। ऐसा लगता है ये अलग जगह है, अलग कंपार्टमेंट है, गोल्गी बॉडी के अंदर अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग जगह कंपार्टमेंट है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट है, ये स्ट्रोमल स्पेस अलग कंपार्टमेंट है। ऐसा क्लोरोप्लास्ट पे भी लागू होता है। तो फिर से होता ना कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कैरियस का। किसका अंतर है? जैसे अगर हम पूछे कि आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, तो आर्थ्रस माने होता है ज्वाइंट, पोडिया माने अपेंडेज। ऐसे तो आर्थ्रोपोडा में तमाम लक्षण पाए जाते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन भी पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा लक्षण कहलाएगा आर्थ्रस माने ज्वाइंट, पोडिया माने अपेंडेज। पक्का? तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा अंतर क्या है? न्यूक्लियस का, प्रिमिटिव न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। क्या इसके अलावा और भी कुछ अंतर देखने को मिलता है? हाँ, यहाँ छोटे छोटे तमाम कंपार्टमेंट, तमाम चेंबर देखने को मिलते हैं। एक चेंबर, दो चेंबर, तीन चेंबर, चार चेंबर, पांच चेंबर, छह चेंबर, सात चेंबर, चेंबर है चेंबर, है कि नहीं? तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल चक्कर में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन भी देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। पक्का? बोलो बोलो, पता तुम्हें? जब हम लोग व्हाट इज लाइफ पढ़ते हैं, एवोल्यूशन वाला वो चैप्टर पढ़ते हैं, लिविंग वर्ल्ड, ध्यान करो, तमाम किंगडम पढ़ते हैं। सबसे पहला किंगडम पढ़ते थे किंगडम मोनरा। क्या पढ़ते हैं? फिर एक किंगडम पढ़ते थे, बस जल्दी जल्दी बताए दे रहे, कौन सा? प्रोटिस्टा। कौन सा? फिर एक किंगडम पढ़ते थे फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, प्लांटी और एनिमलिया ना। और उस दिन बताते थे किंगडम इसको छोड़ दो, बाकी सब यूकैरियोट ही हैं। कैसे हैं? यूकैरियोट में कौन आता है? अमीबा आता कि नहीं आता है? स्लाइम मोल्ड आते कि नहीं आते? डायटम्स, डेस्मिड्स आते नहीं आते? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में ही रखे जाते थे। प्लांट, एनिमल, फंजाई, वो भी यूकैरियोट। तो माना जाता है कि बैक्टीरिया को छोड़ दो सभी यूकैरियोट ही हैं। बावजूद इसके सभी यूकैरियोटिक सेल्स
फंडामेंटली ये बिल्कुल समान नहीं। जैसे अगर हम सबकी बात छोड़ो, थोड़ी सी बात करें तो तुम भी जानते हो कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। नंबर 1, सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिर्फ प्लांट सेल। अच्छा ये बताओ, प्लास्टिड्स किस में पाए जाएंगे? किसमें? प्लांट सेल में। अच्छा, पानी से भरा गुब्बारा अर्थात वैक्यूल किस में पाया जाएगा? किसमें किसमें किसमें? प्लांट सेल में। लेकिन एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसको कहा था सेंट्रियोल। क्या कहा जाता था? इनमें होगा कि नहीं होगा? इसमें होता है एनिमल सेल में। सो चलते चलते बताना कि एनिमल सेल में हमने तुमसे कल बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर साइड में ऐसे 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाई जाती हैं, इन्हीं को कहते थे सेंट्रियोल। दूसरा नाम कौन बताएगा? डिवीजन सेंटर। क्या कहते हैं इनको? सेल डिवीजन में, मेटाफेज में न्यूक्लियर स्पिंडल के बनने में भाग लेती ना। तो सभी यूकैरियोटिक सेल पूरी तरह आइडेंटिकल है कि नहीं है? नहीं। सभी यूकैरियोटिक सेल पूरी तरह आइडेंटिकल है कि नहीं? 100% समान है कि नहीं? बहुत सारे अंतर भी है ना। सेल वॉल, वैक्यूल, प्लास्टिड्स किसमें? किसमें? और सेंट्रियोल। चलो एक एक करके यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ये, और जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे? इसको कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं? नहीं कह सकते? अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इसको प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। एक ही बात, एक बोलो, एक ही बात। एक मिनट देख लेना, बहुत ही गजब की चीज है, वरना हम पढ़ाते नहीं। और तुम्हें बताएं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर महसूस करनी हो, उबला हुआ मुर्गी का अंडा देख लो। क्या देख लो? मुर्गी का अंडा भी उबला हुआ मुर्गी, ऊपर से व्हाइट व्हाइट अगर था कैल्केरियस सेल हटा दो और छुओ, कितना कठोर लगता, पत्थर जैसा हार्ड। नहीं नहीं नहीं, मुलायम मुलायम। बस यही है। ना समझ में आया हो तो हवा से भरा हुआ गुब्बारा छुओ, कितना मजा आता है। गुब्बारा छुओ ना, बुलबुला होता है ना, सॉफ्ट होता है। बोलो अच्छा, सुनना गजब, सुना गजब की बात, गजब की बात। तो ये तो बताएंगे नहीं कि एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो। प्रत्येक लिविंग बीइंग की सेल का जो ये प्रोटोप्लाज्म है, उसकी जो सीमा रेखा है, बॉर्डर है, अर्थात लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिविंग नेचर की होती है, क्योंकि स्वयं प्रोटोप्लाज्म से बनती है। और पता, कुत्ता काट ले घाव भर जाए, हल्की फुल्की डैमेज हो जाए, ये भी रिपेयर हो जाती है, इसलिए ये रीजनरेटिव होती है। छुओ तो गुब्बारे की तरह बड़ी लचीली होती है, अर्थात इलास्टिक होती है। और हम तो बताएं, अगर किसी सोल्यूशन में डालो तो सिलेक्टेड सोल्यूट, सॉल्वेंट एज वेल एज सिलेक्टेड सोल्यूट अंदर आ जा सकते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन को परमेबल कहते हैं कि इम्परमेबल कहते हैं? देखो, अगर कोई मेम्ब्रेन ऐसी हो जिसके अंदर बाहर न पानी जा सके, सॉल्वेंट जा सके, न सोल्यूट जा सके, पर इम्परमेबल। सिर्फ और प्रत्येक चीज आ जा सके, परमेबल। एक भी चीज आ जा ना सके तो इम्परमेबल। सिर्फ और सिर्फ पानी अर्थात सॉल्वेंट आ जा सके तो सेमी परमेबल, अर्ध पारगम्य। और अगर सॉल्वेंट एज वेल एज सिलेक्टेड सोल्यूट्स आ जा सके तो इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। जैसे तुमने नर्व सेल सुनी थी, कहा जाता था कि पोटेशियम के लिए ऐसी परमेबल और सोडियम के लिए लेस परमेबल और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के लिए इम्परमेबल। कुछ याद आ रहा? लेकिन हम तो बताएं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिरकार कैसी होती है? हालांकि 1950 के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजी गई तभी इसके बारे में आइडिया लगा। तो ऐसा नहीं, इससे पहले वैज्ञानिक पढ़ नहीं रहे थे, इससे पहले भी वैज्ञानिक पढ़ रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं खोज पाए तब तक वैज्ञानिक ये सोचते थे, ये है मान लो सेल और ये है किसी चीज का मॉलिक्यूल। ऐसे करके वैसे तुम लोग किस चीज का मॉलिक्यूल बनाते हो? लिपिड का। किसका बनाते हो? लिपिड का बनाते हो। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं खोजी गई तब तक वैज्ञानिक सिंपल माइक्रोस्कोप से ही अध्ययन कर रहे थे।
और वो देख रहे थे कि ह्यूमन आरबीसी का जब सिंपल माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी होती है। मॉडल दिया गया ये वाला, कौन सा मॉडल दिया गया? लिपिड मॉडल। जब सिंपल माइक्रोस्कोप से पढ़ रहे थे तो वैज्ञानिक सोचते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, अर्थात लिपिड बाइलेयर होती है। खास बात दूसरी ये थी, प्रत्येक लिपिड मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोब, क्यों कुत्ता काट लेता पानी से डर लगता बीमारी को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। जो पानी से दूर भागे, और जो पानी से प्यार करे तो फिलिया मानो होता है लविंग, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स, नाम सुने? तो ये जो फास्फोलिपिड जो तो एक तो लिपिड की बाई लेयर होती है, अर्थात लिपिड की एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। दूसरा लिपिड भी जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड नहीं होता है, वो सल्फोलिपिड नहीं होता है। लिपिड मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? हमेशा फास्फोलिपिड होते हैं। दूसरी बात ये थी कि इन मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट था वो ये था कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो अंदर साइड्स में होती है, और जो पोलर हेड होते हैं वो सरफेस साइड में होते हैं। तो चूंकि सेल पानी, तो इस तरह से ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है पानी से दूर भागना चाहती है, इसलिए ये हमेशा भगवान ने अंदर साइड से बनाया। इस तरह से सोचते। क्या सोचते थे वैज्ञानिक? क्या सोचते थे? जब तक आरबीसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बनी तब तक वैज्ञानिक सोचते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ लिपिड से बनी होती है। किसकी बनी थी? लिपिड, ग्लाइकोलिपिड या सल्फोलिपिड या फास्फोलिपिड की। लिपिड में मेजर लिपिड कौन सा होता है? फास्फोलिपिड। कौन सा? और प्रत्येक लिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड होता था वो आउटर सरफेस साइड में होता है, और टेल किधर होती है? अंदर साइड। अंदर साइड किधर होती है? तो इनमें से हेड पानी के संपर्क में आने का चांस है कि टेल इस तरह से पानी से दूर रहने चाहती थी, इसलिए भगवान ने अंदर तक, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होती ना। और पोलर हेड, तुम भी जानते हो जो पोलर मॉलिक्यूल होते वाटर सॉल्वेंट होते, उन्हें पानी से प्यार होता है। तो इस तरह का मॉडल दिया गया था। लेकिन हम बताएं ये बात थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खुजने से पहले। 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गई। 1953 के बाद जब और गहनता से ह्यूमन आरबीसी का अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कुछ और ही है। क्या कुछ और देखा? ये देखा वैज्ञानिकों ने। क्या देखा वैज्ञानिकों ने? ये देखा वैज्ञानिकों ने कि हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी 2 लेयर से बनी होती है। यहां तक कोई गलती नहीं थी, फास्फोलिपिड बाइलेयर ही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो चीजों को 1,00,000 गुना मैग्नीफाई करके दिखाती है, तो पता चला कि यहां पर कुछ लफड़ा है। सिर्फ और सिर्फ फास्फोलिपिड ही नहीं, प्रोटीन मॉलिक्यूल भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल भी होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो फिर इस तरह से नाम नहीं बताएंगे किसने क्या मॉडल दिया था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खुज गई तो फास्फोलिपिड के अलावा ऐसा लगता है प्रोटीन भी भाग लेने लगी, ऐसा लगता है कार्बोहाइड्रेट भी भाग लेने लगे ना, कार्बोहाइड्रेट। तो अब बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड की बनी कि बनी? किसकी बनी? किसकी? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तीनों की बनी। ये अलग बात है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन करने के बाद पता चला कि अलग बात है कि तीनों कंपोनेंट्स की, तीनों केमिकल्स की परसेंटेज वेरी कर सकती है सेल टू सेल। 40% कौन होता है ह्यूमन आरबीसी में? ह्यूमन आरबीसी में 40% कौन होता है? और 52% कौन होता है? प्रोटीन। पक्का? लेकिन एक बात होता है, इस मॉडल की नाम नहीं बताएंगे, ये रॉबर्टसन ने दिया था, इसको कहते थे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नाम नहीं बताएंगे, ठीक? अच्छा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते थे। सुनो सुनो सुनो, काफी हद तक सत्य था। लेकिन गौर से देखो इस मॉडल को। तो तुमने कभी सेंटर फ्रेश देखी? क्या देखी? सेंटर फ्रेश च्युइंगम देखी? अंदर लिबलिबी लिबलिबी होती जेली, और ऊपर से होती हार्ड। पक्का? अगर सेंटर फ्रेश च्युइंगम पकड़े हो, उसके ऊपर चीनी का दाना टपकाएं तो चीनी का दाना बाहरी कठोर लेयर को भेदती हुई अंदर चली आई, चीनी नहीं जा पाती। ये मॉडल काफी हद तक सही था, लेकिन इस मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं एक्सप्लेन कर पाता था। ये नहीं बता पा रहा था कि चीजें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कैसे अंदर आती, कैसे बाहर जाती। समय व्यतीत होता चला गया, समय गुजरता चला गया। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था, कितने बात है,
कितने की बात है? 72 की ना, 1972। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो 53 में ही बन गई थी, 1950 के बाद ही बन गई थी और डिटेल में अध्ययन किया गया। तो हम तुम्हें बताएं, इधर जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी बता रहे। तो देखा क्या गया कि सही कहते थे पहले वाले वैज्ञानिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वास्तव में इसी की बनी थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी, यहां तक कोई लफड़ा नहीं था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती, यहां तक भी कोई लफड़ा नहीं था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भाग लेते हैं, ये भी बात सही थी। लफड़ा था इस मॉडल और आजकल का मॉडल में, जो मेन अंतर था वो प्रोटीन के अरेंजमेंट का। ये मॉडल कहता था प्रोटीन सरफेस पर पाई जाती थी, और जो सिंगर एंड निकोलसन मॉडल था वो कहता था कि प्रोटीन सरफेस पर भी हो सकती है और प्रोटीन आर पार थ्रू एंड थ्रू भी ऐसे धसी हो सकती है। प्रोटीन यहां की तरह कंटिन्यूअस लेयर के रूप में नहीं थी, कहीं कहीं पर सरफेस पर भी चिपकी हो सकती है और पार्सली या टोटली एम्बेडेड भी हो सकती है इस लिपिड वाले पोर्शन में। एक बात पता, तेल भी लिपिड है, पता घी भी लिपिड है। अंतर क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है उसको तेल, और जो जम जाए उसको। इस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल कहता था कि ये लिपिड तो है लेकिन घी की तरह जमा हुआ नहीं, सरसों के तेल की तरह लूज है, क्वासी फ्लूइड नेचर का है, अर्ध तरल नेचर का होता है लिपिड वाला पोर्शन। इसलिए इस मॉडल का नाम था ये क्या, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन थे। और फ्लूइड कहने से एक फायदा हुआ, ऐसे सोचो पानी भरा टब हो, उसमें छोटे छोटे आइस क्यूब डाल दो, क्या डाल दो? बर्फ के टुकड़े डाल दो, वो आइस क्यूब हो गए, रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटीनेशियस पार्ट को। जो पानी भरा वो रिप्रेजेंट करता है लिपिड पार्ट को। क्यों? जो टब पानी भरा है उसमें आइस क्यूब पड़े हैं, ऐसे थोड़ी ठोकर मारे, क्या आइस क्यूब एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लोट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? यही। और जितना ज्यादा पतला चीज होगा आइस क्यूब उतना अच्छा फ्लोट करेगा, शहद में उतना अच्छा फ्लोट नहीं करेगा जितना पानी में ना। तो इस तरह से फ्लूइडिटी पता चल जाती है। इन्होंने ये कहा था ये जो लिपिड वाला पोर्शन है वो फ्लूइड नेचर का होता है और प्रोटीन इसमें मोज़ेक की तरह पड़ी रहती है। मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे बड़ा अंतर था प्रोटीन का अरेंजमेंट। यहां पर चीनी का अगर टुकड़ा डालते वो धंसता हुआ आर पार नहीं जा सकता था, लेकिन यहां पर अगर चीनी का क्रिस्टल डालोगे धंसता हुआ एक तरफ से आसानी से दूसरी तरफ चला जाएगा ना। ये मॉडल था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन कर लेता था। क्या नाम था मॉडल का? क्या नाम था? फ्लूइड होने से कोई फायदा है? फ्लूइड में चीजें धसाना आसान होता ना। बोले इतना फ्लूइड है कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये खिसक यहां आ सकता है, ये वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे इसके ऊपर खिसक सकता है। अंदर धसा प्रोटीन मॉलिक्यूल भी जैसे पानी में कोई चीज अंदर बाहर इधर उधर मूव कर सकता है। जब कोई मॉलिक्यूल लेफ्ट राइट मूवमेंट करता है इस मूवमेंट को ट्रांजिशन मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इतना फ्लूइड है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें दाएं बाएं फ्लोट कर सकते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट दर्शा सकते हैं। ये लिपिड मॉलिक्यूल भी इधर उधर जा सकते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट दर्शा सकते हैं। लेकिन लेकिन लिपिड मॉलिक्यूल को गौर से सुनना, लिपिड मॉलिक्यूल ऐसा भी दर्शा सकते हैं कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर आ जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर चला जाए। और इस प्रकार के मूवमेंट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या कहते हैं? कौन दर्शाएगा? प्रोटीन या फैट? प्रोटीन या लिपिड? नहीं, ट्रांजिशन मूवमेंट कौन दर्शाता है? दोनों। ट्रांजिशन मूवमेंट कौन है? ट्रांजिशन मूवमेंट कौन दर्शाएगा? दोनों। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट केवल और केवल लिपिड पोर्शन दर्शाएगा। कोई समझा? बोलो ना। तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, अभी तक का सबसे सफल मॉडल। क्या ये इसमें प्रोटीन होती है कि लिपिड भी होती है? प्रोटीन सिर्फ सरफेस पर होती है अर्थात पेरिफेरल होती है कि इंटीग्रल भी हो सकती है? दोनों हो सकती ना। कार्बोहाइड्रेट तो कहीं बताया ही नहीं हमने। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहती कार्बोहाइड्रेट भी होता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हम तुम्हें बताएंगे ज्यादातर इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल से ऐसे चिपके होते हैं। प्रोटीन से चिपके हैं तो अलग बात, इनको ग्लाइकोप्रोटीन कह दो। लिपिड से चिपके हैं अलग बात, इनको लिपिड कह दो। क्यों पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल? क्या तुमने सुना? क्या सुना? जब हम लोग ध्यान करो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते थे और ब्लड पढ़ते थे
तो ये कहा जाता था कि हमारे ब्लड में होती है आरबीसी। कुछ याद आ रहा? ये कहा जाता था इन्हीं आरबीसी के सरफेस पर कुछ पाया जाता था। ये क्या होता था पता नहीं। इस अननोन एंटिटी को कहते थे फैक्टर। क्या कहते थे? फैक्टर नंबर 1। और ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप कहलाता था ब्लड ग्रुप ए। फिर किसी दूसरे इंसान की आरबीसी देखी, उस पर मान लो डिफरेंट प्रकार का फैक्टर है, इसका नाम लिख दिया फैक्टर नंबर बी। इंसान का ब्लड ग्रुप कहलाने लगा था ब्लड ग्रुप बी। कुछ याद आ रहा? ध्यान करो, वहां एनसीईआरटी ने लिखा है कि अर्ली स्टेज में ऐसा लोग समझते थे कि आप ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाले एंटीजन प्रोटीन नेचर के होते हैं। बाद में स्टडी से पता चला ये प्रोटीन नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? और इन्हीं पॉलीसैकेराइड के दम पे हमारी डब्ल्यूबीसी, हमारी एंटीबॉडी पहचान लेती कौन अपनी है, कौन सी पराई है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ज्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में होते हैं, अर्थात प्रोटीन या लिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर चिपके होते हैं, और यही एंटीजन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? किसका? मतलब एंटीजन के दम पे हमारी लिम्फोसाइट सेल को पहचान लेती है ये सेल अपनी है कि पराई। कल पहचानवाई थी ना ओवा और स्पर्म, याद आ रहा? तो इस तरह से फिर से बताओ, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में मदद करती। तो हम तुम्हें ये बता रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रीजनरेटिव मेम्ब्रेन है, लिविंग नेचर की होती है, लचीली मतलब इलास्टिक नेचर की होती है, और आउटरमोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द साइटोप्लाज्म कहलाती है। चाहे सेल मेम्ब्रेन कहो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे प्लाज्मा लीमा, एक ही बात होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बनी तब तक सिंपल माइक्रोस्कोप से वैज्ञानिक ह्यूमन आरबीसी का अध्ययन करते थे और मानते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल और केवल लिपिड की बनी होती है। लेकिन लिपिड में भी कौन सा लिपिड होता है? फास्फोलिपिड। उसकी सिंगल लेयर होती थी, 2 लेयर होती थी, 2 बाई लेयर होती थी। और उन मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट भी बता चुके थे कि टेल वाला पोर्शन अंदर साइड में होता है और हेड वाला, पोलर हेड वाला सरफेस साइड में होता है, चाहे आउटर सरफेस हो चाहे इनर सरफेस हो। पक्का? इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे, पुराने वैज्ञानिक ये भी बता चुके थे कि फास्फोलिपिड तो होता ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी भाग लेता है। कौन भाग लेता है? कोलेस्ट्रॉल। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी तो वैज्ञानिक मानने लगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में सिर्फ और सिर्फ फास्फोलिपिड ही भाग नहीं लेते, और भाग कुछ चीजें और भी भाग लेती। कौन? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अलग बात है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की परसेंटेज वेरी कर सकती है। ह्यूमन आरबीसी पर बेस बात करें तो 52% तक होते हैं का प्रोटीन और 40% होते क्या। लेकिन जब 1972 की बात है, सिंगर एंड निकोलसन ने और भी एडवांस मॉडल दिया। इस यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, जिसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, वक्त गुजरता गया सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो लिपिड वाला पोर्शन था वो देसी घी जैसा जमा हुआ नहीं होता है, सरसों के तेल की तरह लूज होता है, तो चीजें आसानी से धंसते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है। मतलब ये मॉडल था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी इलास्टिक क्यों है एक्सप्लेन कर रहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कोई चीज अंदर कैसे जाती है, कोई चीज बाहर कैसे आती है ना, ये हर चीज को एक्सप्लेन कर देता। चलो अच्छा थोड़ा सा बताते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे तो तमाम फंक्शन है, सबसे बड़ा फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि कोई चीज एक तरफ से बाहर या अंदर जाती कैसे, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मान लो ये बैक्टीरिया है, यहां अगार अगार के मीडियम पर रख दिया और हमने थोड़ा सा ये बैक्टीरिया रखा और इसमें डाल दी मान लो शुगर, लैक्टोज नाम की शुगर, लैक्टोपेरॉन का नाम याद आया, और हमने कल्चर मीडियम में शुगर डाली और कहा भाई साहब नाश्ता करो सुबह सुबह। तो तब नाश्ता करेगा, तब इस लैक्टोज को इस्तेमाल करेगा जब सेल के अंदर जाएगी। तो कोई चीज सेल के अंदर जाती कैसे, कोई चीज सेल से बाहर निकल जाती कैसे, इसी को पढ़ाने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दो ही तरीके का होता है, कौन कौन सा? एक कहलाता है तरीका जिसका नाम है ये वाला, कौन सा? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और एक कहलाता है अपने आप बताना कौन सा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पक्का पक्का पक्का? इधर ही देखो, पैसिव माने क्या होता है हिंदी में? पैसिव माने क्या होता है हिंदी में? निष्क्रिय। क्या होता है? ऐसे सोचो ये है पहाड़, इधर देखो सब लोग, ये कोई पहाड़ है और हमने इस पहाड़ की चोटी पे एक फुटबॉल रख दी। हमें जरा सोच के बताओ ये फुटबॉल नीचे की तरफ अपने आप आएगी कि एक हमारे जैसे प्राणी की आवश्यकता होगी जो धक्का लगा के लाए?
है? हमें कुछ नहीं करना, हम मुस्कुराते हैं, अपने आप फुटबॉल पहुंच जाएगी हमारी ससुराल, तुम्हारी ससुराल। बोलो, हमारी ये तरफ देखो, ऐसे तो हम शुरू से बोल रहे बात समझ पाए? हमें कुछ करना पड़ेगा तो स्वतः पहुंच जाएगी, हम निष्क्रिय बैठे रहें। अच्छा, अगर ये पहाड़ है तो ये फुटबॉल ऊपर जा रही नीचे, अप हिल या डाउन हिल? डाउन हिल जा रही, पक्का? क्यों 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 क्यों? कभी तुमने गैस सिलेंडर देखा, उसकी छुच्ची दबाई कभी? गैस सिलेंडर लाओ, माचिस से छुच्ची दबा के देखो, गैस अंदर जाती है अपने आप बाहर आती? अपने आप? बोलो। हाँ, मतलब गुब्बारे में छेद कर दो, हवा बाहर आएगी कि अंदर जाएगी? दुनिया की प्रत्येक चीज हमेशा अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा तरफ स्वतः जाती है। गजब की बात बोल गए क्या? दुनिया की प्रत्येक चीज अपनी, कभी अंग्रेजी चक्कर मत पड़ना कि पानी किधर जाएगा, वो हाइपोटेंशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक, नहीं, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक, भाड़ में जाए अंग्रेजी। दुनिया की प्रत्येक चीज अपनी अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा तक अपने आप जाती। जैसे देखा, रेल खचाखच भरी है, जैसे ही स्टेशन रुकती पब्लिक अपने आप रेल के अंदर से निकल के प्लेटफॉर्म पर टहलने चली जाए, है कि नहीं? बस खचाखच बस भरी हो, जैसे ही रुकती पब्लिक अपने आप सड़क पर उतर आती। और जब उल्टा हो, सड़क में खड़े पैसेंजर को बस में उठा लाओ तो देखा कंडक्टर आता है, कालर पकड़े पहले गेट में ले जाता है, फिर पीछे से लात मारता, चल अंदर। तब एक वाहक की, कंडक्टर की कैरियर की आस्था होती ना। बोलो। तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि ये जो पैसिव मूवमेंट होता है, इसमें चीजें अपनी ज्यादा से अपनी कम की तरफ जाती हैं। क्या? किस ज्यादा? डिपेंड करता है किसकी बात करते हैं। अगर बिजली की बात करें, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हीट की बात करें, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। सॉल्यूट की बात करें, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, है कि नहीं? तो इस तरह से यहां पर चीजें मूव करती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। अच्छा चलो डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं, लिखेंगे नहीं, अंग्रेजी में देर लग जाएगी ना। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन थी, फटाफट इसको जरूर समझना तसल्ली से। ये सेल मेम्ब्रेन तो हम तुम्हें बता ही चुके, लिपिड, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। देखते रहना। अब सोचो वही बैक्टीरिया वाला डायग्राम कि अगर हमने यहां तेल डाला और मान लो कोई चीज ऐसी है जो लिपिड सॉल्युबल है। अरे भाई, विटामिन तुमने सुनी थी, विटामिन ए, डी, ई, के, इसमें सॉल्युबल होती है फैट सॉल्युबल, और ये दोनों किसमें सॉल्युबल होते हैं? वाटर सॉल्युबल होती है। बोलो बोलो बोलो। तो ऐसी कोई चीज जो फैट सॉल्युबल है, और मान लो विटामिन डी की बात करें, बाहर ज्यादा है अंदर कम, या विटामिन ए की बात करें, बाहर ज्यादा अंदर कम। मान लो वो ऐसी कोई चीज जो फैट सॉल्युबल हो और अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ जाना चाहती है, फैट सॉल्युबल चीज अपने आप इस लिपिड वाले पोर्शंस के थ्रू अपने आप एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। पक्का पक्का पक्का? तुम पता है इस प्रोटीन वाली, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो इंट्रिंसिक प्रोटीन की धसी होती है। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसी होती है जैसे रुद्राक्ष, अर्थात बीच में खोखली होती है, पानी से भरी सुरंग होती है। ऐसी प्रोटीन को कहते हैं चैनल प्रोटीन। क्या कहते हैं? इनमें पानी भरा होता है। ऐसी कोई चीज जो है तो वाटर सॉल्युबल, और अगर सॉल्यूट पार्टिकल भी छोटा है तो वो इसी चैनल प्रोटीन के चैनल में भरे पानी से अपने आप एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती, अपने आप, तुम्हें कुछ नहीं करना। इस प्रकार के मूवमेंट को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। यहां हमने साइज की बात नहीं की। ऐसे सोचो तेल की नदी बह रही हो, चाहे उसमें इतना बड़ा तुम एक ईंटा डालो, चाहे इतना बड़ा पत्थर डालो, तेल की नदी में अपने आप धंसते हुए एक से तरफ बॉटम तक चला जाएगा, ईंटा या पत्थर या पूरा पहाड़ ना। यहां साइज मायने नहीं रखता है। ऐसे सोचो सड़क किनारे पुलिया बनी है, उसमें पानी भरा है, हो सकता है उस पुलिया के नीचे से सुअर निकल जाए, पानी वाला सांप निकल जाए, क्या व्हेल निकल जाएगी? टाइटैनिक निकल जाएगा? जो वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट्स हैं उनके लिए साइज का भी ध्यान देना पड़ता है। सुनते रहना। मान लो कोई चीज ऐसी है, इधर देखना, जो वाटर सॉल्युबल तो है और मान लो वो बाहर ज्यादा है, अंदर उसकी कम मात्रा है, वो अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाना चाहती है।
लेकिन उसका साइज कोई चीज वाटर सॉल्युबल है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाना चाहती है, लेकिन साइज इतना बड़ा है कि वो चैनल से नहीं गुजर सकती, फंस जाए। तो फिर भगवान ने तुम्हें सुना हो क्या किया, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसमें कुछ प्रोटीन होती है। कभी तुमने मनसा मिष्ठान भंडार देखा है? कभी तुमने आगरा मिष्ठान भंडार देखा है? आजकल क्या हो रहा है, जो मिष्ठान भंडार है इनमें जो गेट लगा है कांच का, जरा देखना कभी गौर से। हमने देखा, हम उसके सामने खड़े, कुछ नहीं होता, भाभी जी खड़ी हो अपने आप गेट खुल जाता है, क्या हो रहा है, ऐसा देखा है? फोटो इलेक्ट्रिक गेट देखे? ऐसा ही होता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इंटीग्रेट प्रोटीन होती हैं जिनमें आर पार सुरंग होती है, अर्थात ये भी चैनल प्रोटीन है, लेकिन इनकी चैनल यूजुअली बंद रहती है। जब सेम रंग रूप का सॉल्यूट इनके सामने आता है, बाइंडिंग साइट में फिट बैठता है, आगे की चैनल खुल जाती है और ये सल्यूट यहां से होते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। चीजें हायर से लोअर की जा रही, इसलिए एनर्जी खर्च नहीं होगी, लेकिन यहां पर क्या है, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन इस्तेमाल हो रहे। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को कहेंगे, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहेंगे? अरे बात को समझो। जैसे मान लो कड़वी दवाई किसी गाय को खिलानी है, अच्छा दवाई मेरी हथेली में टेबलेट से ज्यादा होगी कि गाय के पेट में? कड़वी दवाई गाय को खिलानी है तो दवाई मेरे हाथ में ज्यादा होगी कि गाय के पेट में? गाय ने तो खाई नहीं अभी, बोलो। तो हमारे हाथ से हम गाय के पेट में दवाई भेजना चाहते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन तुम भी जानते हो, तुम टेबलेट गाय के सामने ले जाओ, सूंघेगी, मुंह हटा लेगी, खाएगी नहीं? नहीं खाएगी ना। अगर उसी कड़वी दवाई को आटा की लोई में बंद कर दे, फिर गाय के मुंह के सामने ले जाए, शायद दवाई खा ले। तो दवाई खिलाने में आटा की लोई ने मदद की ना, दवाई खिलाने को फैसिलिटेट किया है ना किसी ने, किसने? आटा की लोई ने। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को, जिसको कोई प्रोटीन फैसिलिटेट करती है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जरा सुनना उल्टा, उल्टा सुनना, उल्टा। कोई चीज ऐसी है बच्चा, वो हो सकता है बाहर ज्यादा, उसकी कंसंट्रेशन बाहर ही ज्यादा है, अंदर मान लो कम है कंसंट्रेशन। ऐसा लगता है कि मान लो ये है पहाड़ और कोई फुटबॉल यहां रखी है, माउंटेन के बेस पर रखी है, और इस फुटबॉल को यहां चोटी तक पहुंचाना चाहते, यहां तक लाना चाहते, अपने आप लुढ़कती हुई चली जाएगी, धक्का लगाना पड़ेगा। और जब हम इसमें धक्का लगाएंगे तो मजा आएगा कि दिक्कत में कमी हो जाएगी? दिक्कत में कमी हो जाएगी, धक्का लगाएंगे, थकान होगी, हमारी एनर्जी खर्च होगी, हम होंगे इस फुटबॉल की वाहक, कैरियर। क्या होंगे? बदले में खर्च होगी क्या? एनर्जी। और बायोलॉजी में जिस काम में एनर्जी खर्च हो वो सदा एक्टिव प्रोसेस कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? ध्यान करो, ये हमेशा उल्टे होते हैं, लो से हाई की तरफ चीजें जाती हैं। तो डिपेंड करता है किसकी बात करते हैं। किसी सल्यूट की बात करेंगे तो कहेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, अपहिल ट्रांसपोर्टेशन? अपहिल ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे ना, एनर्जी खर्च होगी ना। ध्यान करो, बचपन में हवा भरते थे साइकिल में, साइकिल के पहिया के अंदर ऑलरेडी हवा होती थी, फिर हम लोग जब पंप से हवा भरते थे, मजा आता था, दिक्कत कभी हो जाती थी, थकान होती थी, ताकत खर्च होती थी। कई बार तो ऐसा होता था हवा पहिया में कम जाती थी, पीछे से ज्यादा निकलती थी, अगर तो ध्यान हो ना, कई बार ऐसा होता था। इस प्रकार के मूवमेंट को कहते थे। तो सुनो, यहां सदा हमने कहा कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होगी, जब ये सल्यूट इसमें बाइंड होगा तब वो बाहर की तरफ उड़ेल देगा, लेकिन लफड़ा ये है कि बदले में खर्च होगी क्या? एनर्जी, एनर्जी खर्च होगी। ऐसे मूवमेंट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जितने हमारे शरीर में हैं उनको हमेशा पंप कहा जाता है, इसलिए साइकिल हवा भर के दिखाई दी, पंप से हवा भरते थे। नर्वस सिस्टम में सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ाएंगे, मसल्स पढ़ाते समय कैल्शियम पंप पढ़ाएंगे ना। जितने एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के एग्जाम्पल है शरीर में सदा पंप के नाम से जाने जाते हैं। कोई समझ पाया? क्या समझ पाए? क्या समझ? पंप। ये घटना हमारे साथ हुई। एक दिन ट्यूशन पढ़ा रहे थे, सर पढ़ा रहे थे, पता है क्या बात चली, सर बोले क्या रखा इंजीनियरिंग में, इस इंजीनियर से ज्यादा बच्चे तो ज्यादा पैसा तो पंचर वाला बना लेता है। एक लड़का किताबें उठा, चालू, बोले कहाँ जा रहे? बोले पंचर जो हो गया। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते थे, फिर से बताओ, इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
किसको सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा लीमा कहते हैं। ह्यूमन आरबीसी का नाम याद आया, सिंपल माइक्रोस्कोप याद आया। उस समय केवल और केवल लिपिड की बनी मानी जाती थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 के बाद खोजी गई, तब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की भी बात हो गई। 52% 40% याद आया। लेकिन जो पुराना मॉडल था उसमें अरेंजमेंट में लफड़ा था। पुराने मॉडल के अनुसार प्रोटीन सरफेस पर पाई जाती थी, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन फेल हो जाता था। सिंगर निकोलसन मॉडल के अनुसार प्रोटीन का अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता था ना, वो पेरिफेरल और इंटीग्रल भी हो सकती थी ना। और फास्फोलिपिड भी डेंस होता है कि लूज होता था, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता था। इसलिए मॉडल सारा चीजें एक्सप्लेन कर लेता था। तो इस तरह से हमने तुम्हें पता बेटा, एक बार थोड़ी सी बात करें, क्योंकि यहां तो नहीं लेकिन प्लांट वाटर रिलेशन वाले चैप्टर में दिया रहता है कि चलो इन तीनों ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन ही क्यों ना हो, यहां दे दिया, चाहे वो फैसिलिटेटेड क्यों ना हो और चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्यों ना हो। फिर से चलते चलते बताना कि पहाड़ के ऊपर किसमें भेजेंगे, एक्टिव में। पहाड़ के ऊपर से नीचे किसमें आएगी, इसमें। इधर किसमें आएगी, अच्छा एक बात बताओ, वो जो अभी वाटर वाली चैनल बताई थी जहां से पानी वाला सांप गुजर गया था, सोचो किसी सेल के अंदर पानी जाना चाहे, वो कहां से जाएगा। अरे भाई, पानी वाला सांप जब पुलिया के अंदर चला जाए तो पानी नहीं चला जाएगा, पुलिया के अंदर से पानी नहीं जाएगा, चैनल प्रोटीन के थ्रू ना, वो भी सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा। फर्क ये होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट के लिए हमेशा डिफ्यूजन शब्द बोला जाता है, और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है, बस डिफ्यूजन की बजाय ऑस्मोसिस बोला जाता है। पक्का, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों में तीनों कंपेयर कर लेते हैं। दो शब्द प्लांट फिजियोलॉजी दिया है, फिर से बताओ किसको कहेंगे डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन, किसको कहेंगे डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन, किसको कहेंगे अपहिल ट्रांसपोर्टेशन। पक्का, देखे कौन बताएगा इन तीनों, बताओ। अच्छा किसमें, हेडिंग देख ले, हेडिंग देख ले बस, किसमें हेडिंग देख ले, हेडिंग, हाँ चलो हेडिंग देखना पड़ेगा, फिर से बताओ। अच्छा चलो बताओ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल किसमें होगी, इसमें क्या होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन। नहीं, उल्टा होगा ना, along the concentration gradient against concentration। पक्का, अच्छा देखें कौन बताएगा, किसमें एनर्जी खर्च होगी, इसमें एनर्जी खर्च होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, हाँ होगी। किसमें हमारी जरूरत पड़ेगी, धक्का लगाने वाले इंसान अर्थात कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत पड़ेगी, इसमें पड़ेगी। गाय को कड़वी दवाई खिलाई थी, और इसमें तो सदा जरूरत पड़ेगी ना कैरियर प्रोटीन की। अच्छा इसमें देखें सेचुरेशन आ जाएगा, इसमें सेचुरेशन आएगा, मतलब इसमें आएगा, इसमें आएगा। ये क्या होता सेचुरेशन, सेचुरेशन माने तृप्ति, मतलब समझो, जैसे मान लो ये है बैक्टीरिया, यहां डाला है लैक्टोज, हो सकता है लैक्टोज इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा से क्रॉस करके अंदर जाए, फिर हमने लैक्टोज और बढ़ाई, फिर लैक्टोज और बढ़ाई, तो इस ट्रांसपोर्टेशन की रेट बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बोलो 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 बोलो। तुम्हें एक बात बताएं, सोच के देखो, बचपन में जैसे सुना था एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है, तो बताओ 10 साड़ी कितने घंटे में सूखेगी, हैं? ऐसे नहीं बताया जाता, डिपेंड करता साड़ी किसकी है, नहीं। अब द्रौपदी की साड़ी कहां सूख जाएगी, कभी खत्म में नहीं होगी। हाँ बात को समझो, एक तेल की नदी बह रही, उसमें एक पत्थर डाला, हो सकता वो तेल को भेदता हुआ पत्थर नदी में 1 घंटे में पहुंच गया। फिर हमने एक ट्रक पत्थर डाले, क्या ज्यादा टाइम लगेगा, वो भी 1 घंटे में ही करीब पहुंच जाएंगे। जितना मूवमेंट लिपिड वाले पोर्शन के थ्रू होता है, उसमें जैसे जैसे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती ही चली जाती। कहां पहले 1 पत्थर जाता था, फिर 10 पत्थर डाले तो 10 पत्थर जाने लगे 1 घंटे में, फिर 100 पत्थर डाले 100 घंटे, तो ऐसा लगता है 1 घंटे में 100 पत्थर जाने लगे।
तो कभी सेचुरेशन नहीं आएगा। सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन जिन जिन में कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होती उनमें सोचना क्या होगा। जैसे मान लो हम हैं कैरियर प्रोटीन, हमारा नाम है दुर्गा भैया। क्या नाम है? दुर्गा माता, जानते हो ना दुर्गा? बोलो। हमारा नाम है, और तुमने हमको काली भैया, और तुमने हमको यहाँ पे बीच में चुनवा दिया। हमारा नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये मेरे हाथ है, अर्थात बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट हो तो ऐसे हमारे 8 हाथ होते हैं। तुम एक थाली में एक आलू लेके आए, मैया छील के दिखाओ, देखें आप कितनी स्पीड में आलू छील दोगे। आपकी कार करने की दर क्या है, रेट क्या है? हम एक आलू हाथ निकालेंगे, चाकू पकड़ेंगे, 1 घंटे में आलू छील देंगे। तुम कहोगे काली मैया की काम करने की दर है 1 आलू प्रति घंटा। पक्का? अब की बार तुम थाली लेके आए, 2 आलू रख के लाए, मैया छील के दिखाओ, हमें क्या 2 हाथ निकाले, दोनों में चाकू पकड़े, दोनों से आलू छीलना शुरू कर दिए, 1 घंटे में दोनों छील दिए। तो कहें अब की बार मैया की काम करने की दर दुगनी हो गई। कहा 1 आलू प्रति घंटा, अब 2 आलू प्रति घंटा। तो जैसे जैसे सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली गई। अब मान लो तुम 3 आलू लाए, 3 हाथ निकालेंगे, 4 हाथ निकालेंगे, 8 हाथ निकालेंगे। कोई समझा? तो 8 आलू कितनी देर में छील लेंगे? 1। अब सोचो 9 आलू ले आए, 8 हाथ थे, सारे हाथ में आलू पकड़ चुके, मतलब ऑल बाइंडिंग साइट इंगेज हो गई। अब तुम थाली में 8 आलू लाओ, चाहे 9 आलू लाओ, चाहे 12 आलू लाओ, हम 1 घंटे में मैक्सिमम कितने आलू छील पाएंगे? 8। तो क्या समझे, जैसे जिसमें कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होती है, चूंकि उनके पास फिक्स बाइंडिंग साइट होती है, तो जैसे जैसे सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है सर्टेन टाइम तक, और उस टाइम को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? इसके बाद और सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ेगी। पक्का? तो ऐसा कहां होता होगा, सैचुरेशन कहां आ जाता होगा? जिन जिन में कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होती है। कैरियर प्रोटीन इसमें इस्तेमाल होती है फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पक्का? जरा सोच बताओ, इनमें से कौन कौन सा मेथड है जिसमें से हम ट्रांसपोर्टेशन को किसी इनहिबिटर की मदद से रोक सकते हैं? किसी इनहिबिटर की मदद से रोक सकते हैं जिन जिन में कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होती है। क्या कैरियर? क्या भाई, तेल की नदी है, यहां से लेकर अमेरिका तक कहां तक रोकेंगे? तो जो लिपिड से आता जाता है उसको कभी नहीं रोक पाओगे। लेकिन सोचो जहां कैरियर प्रोटीन, समझो मान लो यहां कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल है, और थोड़ी देर के समझो ये कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट होना था। तुमने क्या किया, कैल्शियम आयन की जगह पर यहां पर मान लो कोई फर्जी मॉलिक्यूल रख दिया, ये मिलती जुलती शक्ल वाला, और वो आके इसकी बाइंडिंग साइट में फंस गया, बाइंडिंग साइट ब्लॉक हो गई, तो मेन सल्यूट ना इसमें बाइंड कर पाएगा, ना उसका आगे ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। कोई समझा कि नहीं समझा? जैसे मान लो लड्डू हम खाते हैं, बूंदी लड्डू दिया, खा लिया, फिर तुमने मुंह में दूसरा दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया इंटेस्टाइन में। मान लो तुमने बूंदी लड्डू खाई की क्रिकेट गेंद ठूस दी हमारे मुंह में, तो फिर लड्डू का ट्रांसपोर्टेशन चालू रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि बाइंडिंग साइट ब्लॉक कर दी ना। तो क्या समझे, वो मेथड्स उनको रोका जा सकता है इनहिबिटर की मदद से जिन जिन में कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होती है। कोई समझ पाया? इस तरह से कहानी खत्म हो गई सेल मेम्ब्रेन की। हम बिगाड़ रहे, अगली हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं। अगली मेम्ब्रेन हेडिंग का नाम है सेल वॉल। क्या नाम है? क्या नाम है? सेल और उसकी वॉल। सुनो सुनो बच्चा, सेल वॉल बेटा ये है, हमने बोला इसको मान लो सेल मेम्ब्रेन, इधर ही देखो सब लोग, इसको है सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर ये है रिजिड कवरिंग, ये है रिजिड कवरिंग, और इसी को कहते हैं, अर्थात फुटबॉल में रबर के ब्लैडर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसके लेदर की कवरिंग को कहते हैं सेल। दोनों में मजबूत कौन है, कठोर कौन है, मतलब रिजिड कौन है? जी, इसी को कहते हैं सेल और उसकी दीवार, सेल वॉल। और पता तुम्हें, जब हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, और कहते हैं यहां से यहां तक सभी हो सकते हैं।
बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, भले नाग और नाम की बनी, किसकी बनी थी? तो बैक्टीरिया में भी होती है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और एन एसिटिल न्यूरानिक एसिड की बनी। प्रोटिस्टेंट्स तो अपवाद है, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट होते थे जैसे डायटम्स, डेस्मिड्स, इनमें तो बनी होती थी, लेकिन इग्लिना में नहीं भी होती थी, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में नहीं, तो ये तो अपवाद। अच्छा देखिए, फंजाई में कौन बताएगा सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? उसी की जिसकी काकरोच की एक्सोस्केलेटन बना होता है, काइटिन की। और प्लांट की, एल्गी भी वैसे प्लांट ही हैं, तो लेकिन ये लोअर प्लांट कहलाते हैं, और बाकी जो ब्रायोफाइट के बाद बाकी सब हायर प्लांट कहलाते हैं। वैसे प्लांट की सेल वॉल की जब भी बात आती है तो चर्चित है किसका नाम? सेलुलोज का। लेकिन हम तो बताया सेलुलोज ही नहीं, हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है, पेक्टिन भी पाया जाता है, और हम तो बताएंगे थोड़ी बहुत ये भी पाई जाती है, क्या? प्रोटीन। अभी बता रहे एल्गी भी तो प्लांट है, इनकी भी तो सेल वॉल प्लांट की तरह होगी, किसकी बनी? सेलुलोज। मगर इनकी सेल वॉल में कुछ और भी होता है, जैसे कि ग्लूकन और मैनन्स और सर्टेन मिनरल्स। ये ग्लूकन क्या है, मैनन क्या है? कुछ नहीं है। किसी दिन तुम्हें कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, और जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें 3 प्रकार के पढ़ाएंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में भी कुछ हम तुम्हें पढ़ाएंगे होमोपॉलीसैकेराइड और कुछ पढ़ाएंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में हम तुम्हें बताएंगे कि जैसे सेलुलोज होता है, जैसे स्टार्च होता है, जैसे लिग्निन होता है, जैसे इन्युलिन होता है, जैसे काइटिन, तमाम पढ़ाएंगे। और तुम ये बताएंगे कि सेलुलोज और स्टार्च ये ग्लूकोज के पॉलीमर है, इन्युलिन जैसे होता है फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज के पॉलीमर को ग्लूकन कहा जा सकता है, फ्रक्टोज के पॉलीमर को फ्रक्टन कहा जा सकता है, मैनोज के पॉलीमर को मैनन भी कहा जा सकता है। तो सेलुलोज अपने आप में खुद ही है एक प्रकार का ग्लूकन। एनसीईआरटी चीजें रिपीट नहीं करती है, इसलिए वो हर नई जगह पर नया शब्द इस्तेमाल करती है। तो तुम कह दो कि जो एल्गी की सेल वॉल है वो सेलुलोज अर्थात एक प्रकार के ग्लूकन की तो बनी है, वो गैलेक्टन और मैनन की भी बनी होती है, अर्थात मैनोज के पॉलीसैकेराइड और गैलेक्टोज के पॉलीसैकेराइड से भी बनी होती है, और साथ साथ कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कोई नाम बताएगा? कैल्शियम, ये है सेल वॉल, सभी में पाई जाती है। क्यों? सेल वॉल एनिमल सेल में पाई जाती है, नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में पाई जाती है, नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती। अच्छा एक बात बताएं, हम तुम्हें बताएंगे कि अगर तुम्हें सेल वॉल समझनी हो, बस ऐसी थोड़ी सी बात कर रहे हैं, सेल वॉल को समझनी है तो हम तुम्हें एक बात कहा करते हैं कि कभी हड्डी तोड़वा के देखो। क्या तोड़वा के देखो? अगर तुम्हारी हड्डी टूट जाए, प्लास्टर होने जाता है, तुमने देखा होगा डॉक्टर साहब पहले धागे का बना बैंडेज बांधते। इसका बना ऐसे, पट्टी से बांधते, धागे की बनी ऐसे ऐसे, और बाद में क्या करते हैं, बाल्टी में प्लास्टर ऑफ पेरिस घोलते और चुपड़ देते, मजबूत हो जाता, हो गया पक्का प्लास्टर, रिजिड प्लास्टर। बोलो, जो पानी में घोला जाता है वो है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, और जो धागा है ये बने हैं सेलुलोज। क्या किसके बने होते हैं? तो जो धागे वाला पार्ट होता है उसको फाइब्रिल कह दिया जाता है, और जो पानी में हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन घुली उसको मैट्रिक्स कह दिया जाता है। तो धागे के ऊपर जब मैट्रिक्स डिपॉजिट हो जाता है तो रिजिड कवरिंग बन जाती है, उसी का नाम है सेल वॉल। क्या नाम है उसका? नाम सेल वॉल। कहां से आती है सेल वॉल? अरे भाई ध्यान करो, जब हम लोग पढ़ते हैं सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो हमने तुमसे कहा सेल डिवीजन पढ़ते समय तुमने ये पढ़ा होगा कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय। और मान लो ये कोई सेल थी और इसमें दोनों न्यूक्लियस ऑलरेडी बन चुके हैं, अर्थात कैरियोकाइनेसिस का काम हो चुका है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें साइटोकाइनेसिस का काम होना है। तो हम तुम्हें बताया करते कि प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है गोल्गी बॉडी। क्या नाम है? एक सेल ऑर्गेनेल है गोल्गी बॉडी, दोनों तरफ बना दे थोड़ा। एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है मान लो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ठीक क्या होता है, इनसे छोटी छोटी चुटपुटियां टूट के आती, इससे जैसे गोल्गी बॉडी से चुटपुटियां टूट के आए और यहाँ पर ऐसे अरेंज हो गई, ऐसे इससे भी चुटपुटियां टूट के आए, ऐसे यहाँ अरेंज हो गई, ऐसे चुटपुटियां टूट के आए, ऐसे यहाँ अरेंज हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे।
फिर इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी चुटपुटिया टूट गई, ऐसे अरेंज हो गई। छोटी छोटी वेसिकल्स आती हैं, वो एक सेंटर पर, इक्वेटर पर आके अरेंज हो जाती है, और यहाँ पर काम होता है, शुरू सेंटर से प्रोसीड करता है पेरिफेरी की तरफ। ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं इनको कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या कहते हैं? सारे फ्रैग्मोप्लास्ट जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर बन जाती है सेल प्लेट। सर्टेन फिजिकल केमिकल चेंजेज के बाद यही सेल प्लेट कहलाने लगती है मिडिल लेमेला। क्या कहलाने लगती है? क्या कहलाने लगती है? सबसे पहले क्या हुआ, छोटी छोटी बुलबुले जैसे आए, वेसिकल्स आई। कहां से आती है वेसिकल? गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट टूट के आती है, और ये डिपॉजिट होना शुरू करती है किनारे किनारे, पहले सेंटर में। सेल डिवीजन में देखा मिलेगा, सेल प्लेट मेथड से, एनिमल सेल में सेल फरो मेथड से। सुना सुना? सेंटर से लेकर किधर की तरफ कहानी बढ़ती है, प्रोसीड करती है पेरिफेरी की तरफ। किसकी तरफ? और छोटे छोटे टुकड़े बनते, क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या कहते हैं? सारे फ्रैग्मोप्लास्ट मिल जाए तो बन जाती प्लेट, सेल प्लेट। क्या बन जाती? सेल प्लेट। और कुछ फिजिकल केमिकल चेंजेस के बाद किसी सेल प्लेट किसी दूसरी चीज में तब्दील हो जाती है, जिसको कहते हैं मिडिल लेमेला। क्या कहते हैं? अब ये जो गोल्गी बॉडी है, ये क्या करता है? केमिकल सिक्रीट करता है, और वही केमिकल जो होता है यहाँ पर ऐसे जमा होने लगता है जी, ऐसे जमा होने लगता है, जमा होता है। इधर से भी सिक्रीट होता है, यहाँ पर भी जमा होने लगता है। जो काम पहले होता है वो पहले नंबर का अर्थात प्राइमरी कहलाता है, जो बाद में होता है वो सेकेंडरी कहलाता है। इस तरह से जब भी किसी प्लांट बॉडी में कहीं पर भी सेल डिवीजन होता है तो जो यंग सेल्स बनती हैं उनमें कौन सी सेल वॉल होगी? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी होती है? कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल मिडिल लेमेला के एक तरफ डिपॉजिट होती है, दोनों तरफ, क्योंकि दो सेल बनानी है। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये जो प्राइमरी सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल अभी बनी है, इसमें धागा दूर दूर होते हैं, और क्रॉस लिंकिंग अर्थात ये हॉरिजॉन्टल वाले धागा ये संख्या में कम होते हैं, इसलिए ये थोड़ी लचीली होती है। क्योंकि तुम भी जानते हो अभी बच्चा पैदा हुआ, ये 21 साल का होगा, तब तक इसकी ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। अगर बच्चा पैदा हुआ आज ही लोहे के बक्से में बंद कर दो, 20 साल बाद उतना ही छोटा निकलेगा। तो किसी भी सेल के ग्रोथ में, एक्सपेंशन में कोई रुकावट ना आए, इसलिए भगवान ने प्राइमरी सेल वॉल को रिजिड बनाया कि इलास्टिक बनाया? ऐसा बनाया इससे सेल की ग्रोथ में, वृद्धि में कोई रुकावट आएगी कि नहीं आएगी? जैसे ये शर्ट है इलास्टिक है ना, और ये लोहे के पहने होते कटप्पा की तरह, तब तो कटप्पा इलास्टिक थे प्लास्टिक थे? कटप्पा लोहे का जाल पहने थे ना। ये दैया ये लचीला है, तुम्हारा पेट देखना, पेट की वृद्धि में कोई आंच नहीं आएगी। कोई समझा? कोई समझा? तो बोलो जरा, सेल वॉल कब बनती है? सेल डिवीजन के दौरान। कब बनती है? कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय, पक्का? सबसे पहले क्या हुआ? छोटी छोटी वेसिकल्स आई, कहां से? गोल्गी बॉडी से भी और एंडोप्लाज्मिक। सेंटर में डिपॉजिट होना शुरू होती है, किनारे किनारे सेंटर में, और फिर बढ़ती चली जाती है किधर की तरफ? पेरिफेरी की तरफ। साइटोकाइनेसिस का काम सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ होता ना। पहले छोटे छोटे टुकड़े बनते, क्या बनते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। सारे मिल जाते हैं, क्या बन जाती है? सेल प्लेट। कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मिडिल लेमेला। केमिकल एनालिसिस से पता चला मिडिल लेमेला कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, कैल्शियम और पेक्टिन से बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम और पेक्टिन का ना, कैल्शियम पैक्टेट। जैसे सोडियम एसीटेट वैसे कैल्शियम पैक्टेट। बोलो ना, सुनते रहना। लेकिन जैसे जैसे एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, एक और सेल वॉल जमा होगी, और वो सेल वॉल जैसे सोचो हमारे अंदर से ही पसीना निकल रहा, उसी में नमक है, तो सबसे पहले टी शर्ट डिपॉजिट हुई होगी, बनियान इसके बाद ही डिपॉजिट होगी। तो बनियान शर्ट के बाहर डिपॉजिट होगी, शर्ट के अंदर? शर्ट पहले बनी है, शरीर के अंदर से माल पानी बाहर आ रहा है, तो फिर पहले शर्ट वाला आया होगा मैटर, तभी तो बनियान वाला आएगा। तो हम तुमसे बताना ये चाहते हैं कि अब जैसे जैसे सेल ये मैच्योर होती है, एडल्ट होती है, वैसे वैसे इसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक नई सेल वॉल जमा होना शुरू हो जाए। कभी ऐसा करना, कुछ न समझ में आए तो एक नाखून में हथौड़ी मार लेना, साक्षात दर्शन होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी की। जब हथौड़ी मारना तो ये नाखून काला पड़ जाएगा, और धीरे धीरे ये नाखून उचड़ जाएगा, इसके नीचे से नया नाखून निकल आएगा, इसके नीचे से इसके ऊपर। बोलो बोलो बोलो। कुछ अनुभव है इसका? कोई समझा? तो इस तरह से अब ये एडल्ट में बनी है,
यंग सेल के बजाय जब ये सेल परमानेंट टिश्यू में बदल गई, अर्थात एडल्ट सेल में बदल गई, तब जाके कहीं ये सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, रिजिड होती है, थिक होती है। इसके बाद सेल का साइज ग्रो नहीं कर सकता है, इसका ग्रो नहीं कर सकता ना। और बताते हैं जब ये बनती है तब तक ये पहली वाली खत्म भी हो जाती है, ये डिमिश हो जाती है सेल और सेकेंड। तो जब भी कभी सेल वॉल की बात आती है, आंख बंद करके समझना एडल्ट सेल में सदा सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? देखो प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि मेरिस्टेमेटिक सेल में ये चारों तरफ प्राइमरी सेल वॉल होगी, सेकेंडरी? प्राइमरी है, प्राइमरी सेल ना। और एडल्ट सेल में सदा ठीक कौन सी होगी? सेकेंडरी सेल वॉल बनने के बाद सेल ग्रो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? तभी कहा जाता है कि किसी सेल को वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालो तो मामला टिंच हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन संभव नहीं ना। टर्जिड शब्द सुना है ना? इस तरह से हमने तुम्हें कहानी बताई सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल। जरा इस डायग्राम को सुंदर सा बना ले, इस डायग्राम को सुंदर सा बनाए। ऐसा लगता है ये है एक प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल। नहीं 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 नहीं, प्लांट सेल बनाई तो बाहर हम जरा रिजिड सेल वॉल जरूर बनाएंगे। कुछ न कहें तो सोच बताओ, हम प्राइमरी सेल वॉल बना रहे हैं सेकेंडरी? अगर एडल्ट सेल है और कुछ भी ना कहा जाए, आम भाषा में सेल वॉल का मतलब सदा सेकेंडरी सेल वॉल से होता है, क्योंकि हम लोग अध्ययन हमेशा एडल्ट सेल का करते ना। ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये है साइटोप्लाज्म, यहां भरा साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, लेकिन ये कहा था कि इनके बीच में ये भी तो है। क्या है ये भी एक लेयर है। और इस तरह से जैसे किसी दीवार में दो ईंटा आपस में चिपके होते सीमेंट की लेयर द्वारा, मॉरल सीमेंट के मसाला द्वारा, इसी तरह किसी भी प्लांट टिश्यू में लिवरिंग सेल्स आपस में चिपकी रहती हैं किसी सीमेंटिंग मटेरियल के द्वारा, किसी गोंद के द्वारा, ग्लू के द्वारा। और यही है क्या? मिडिल लैमेला। क्या नाम है? किस चीज का बना था? किस चीज का बना था? कैल्शियम। पता पता पता। कच्चा आम छू के देखना, पका आम छू के देखना। पका आम छू बड़ा पुलपुला होता है, मुलायम होता है। जैसे ये ईंटा हो, ये सीमेंट सारा गला दिया जाए। कई बार ऐसा देखा, गांव के बाथरूम होते जो सरकारी स्कूल, प्लास्टर होता नहीं थी, सीमेंट से किसी तरह आधी दीवार खड़ी कर दी, लड़के जितने जाते बाथरूम वही निशाना मारते, सीमेंट गल जाता, दीवार में नमी लग जाती थी। और फिर ध्यान करो, इस तरह की दीवार जिसका सीमेंट गल चुका हो, जरा सा पैर से धक्का मारोगे, लगेगा ईंटा अब गिरा कि बाहर की तरफ तब गिरा, लगता है ईंटा आपस में फिसलने लगते ना। यही सवाल पूछा जाता है कि जो पके फल होते हैं, पका टमाटर, पका आम होता है, तो जो राइपेंड फ्रूट होते हैं छूने पर सॉफ्ट लगते हैं। क्यों? क्योंकि पकने के बाद ये मिडिल लैमेला सारा गल चुका होता है, डिजॉल्व हो चुका होता है। तो राइपेंड फ्रूट्स मुलायम क्यों होते हैं? ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। पक्का सुनते रहना। पता हम बचपन में साइकिल चलते थे, कई बार साइकिल के टायर में कट लग जाता था, तो वहां से ट्यूब बाहर निकल आता था। गांव लोग कहते बिल्ली निकल आई, बिल्ली निकल आई। देखा है? साइकिल में टायर पे भी फूल जाता था बाहर से। कभी कभी ऐसा ही होता है, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच ऐसा लगता है बिल्ली निकल आती है, अर्थात इसके साइटोप्लाज्म में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे ग्रोथ हो जाती है। ऐसे इसकी साइटोप्लाज्म में भी ऐसे ट्यूबुलर ग्रोथ बन जाती है, इसके साइटोप्लाज्म में बन जाती है ऐसे। तो इसकी मदद से क्या होता है, एक का साइटोप्लाज्म दूसरे के साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूएशन बना लेता है। ऐसे ये ऐसे। और इन्हीं प्रोटोप्लाज्म के धागों को, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को या प्रोटोप्लाज्म के कनेक्शंस को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चीनी घुली हो, ग्लूकोज घुला हो, इधर आ जाएगा। सोडियम आयन हो, इधर आ जाएगा, है कि नहीं? प्रोटीन हो, इधर नहीं 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 नहीं, क्योंकि बहुत पतले होते हैं तो यहां से स्मॉलर मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, अर्थात ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, ये ट्रांसपोर्ट पाथवे का काम करते हैं? किसका काम करते हैं? एक सेल से दूसरी सेल में चीजें पहुंचाने में मदद करते हैं। कुछ समझ पाए? जरा सोच देखो, गौर से देख के बताओ। प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटोप्लाज्म का कनेक्शन सिर्फ सेल वॉल को भेजते हुए दूसरी तरफ गया कि मिडिल लैमेला को भी ट्रैवर्स कर देता है। सेल वॉल एज वेल एज मिडिल लैमेला को क्रॉस करते हुए। पक्का?
इस तरह से हमने तुम्हें सेल वॉल के बारे में बताई। क्यों, क्या ये सेल है? हमने तुमसे कहा था कि कच्चा मुर्गी का अंडा, छोड़, समझ ना, बस समझ रहे हो? ये सेल वॉल काफी मजबूत है, जैसे फुटबॉल में लेदर की कवरिंग, इस तरह से ये सेल का रूप बदलने नहीं देती, हमारे बिल्कुल कंकाल तंत्र की तरह है। कंकाल तंत्र हमारा रूप मेंटेन किया है, बस वो अंदर है, ये शरीर के बाहर है। इसलिए ऐसा लगता है सेल वॉल एज ए जो स्केलेटन ऑफ सेल काम करती है। ये सेल का रूप अर्थात शेप मेंटेन करती है। ये सेल को मजबूती अर्थात स्ट्रेंथ देती है, सेल को फटने नहीं देती। पक्का? बोलो बोलो बोलो। तुम्हें नहीं लगता दो सेल्स के बीच इंटरेक्शन भी कराती है? क्या कराती है? इंटरेक्शन भी कराती है, सेल टू सेल ना। इस तरह से हमने तुम्हें सेल वॉल के बारे में बताया। यूकैरियोटिक सेल की बात चल रही थी, कवरिंग्स बता चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। चलते हैं मामला अंदर का देखने, अब अंदर क्या क्या है। और अंदर की हेडिंग हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और हम तुम्हें दिखाएंगे कि मान लो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इधर ही देखना, इधर ही पहले डायरेक्ट पढ़ाते चलेंगे। इंडो मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसी में उंगली धसा दो, इधर देखो सब लोग, ये कवरिंग है, अगर इसी में उंगली धसा दो तो ऐसे ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकल आएगी ना। इसी इंडो मेम्ब्रेन में जब ऐसे उंगली धसाई गई तो इसी में ऐसे ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकलने लगी, और यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जब एक के ऊपर एक, हालांकि सब ट्यूब लाइक ही नहीं होती, लेकिन हम डिटेल बताना नहीं चाहते, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, और इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और चाहे उसकी आउटग्रोथ हो, कभी कभी इनके सरफेस पर कुछ दाने चिपके होते हैं। 60S राइबोसोम, 60S राइबोसोम अर्थात जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसकी दो यूनिट होती है, 40S और 60S। तो जो लार्जर सब यूनिट होती है वो किसी प्रोटीन की मदद से इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर चिपकी रहती है। अच्छा सोचो, मेरे गाल पर मुहासे हैं, छुओगे चिकना लगेगा, कोरदरा, स्मूथ और रफ। इस तरह से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। कहां से आता है? एज ए आउटग्रोथ ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सुनो तो पहले, बिल्कुल नहीं बताएंगे कि इन पर राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम जिनको प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहते हैं, इसलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम हुआ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस करती होगी या प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट सिक्रीट करती होगी, उसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा विकसित होंगे, कम विकसित होंगे? ज्यादा कि कम? जैसे हम तुमसे ये कहें कि ये हमारी पैंक्रियाज है, यहां से ये अल्फा सेल्स बीटा सेल है, ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन नाम के पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है। चाहे पेप्टाइड हार्मोन कर दो चाहे प्रोटीन हार्मोन कर दो। तो बताओ इन अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स में अर्थात प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करने वाली सेल्स में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा विकसित होंगे कि स्मूथ? देखा गया जो सेल्स प्रोटीन या प्रोटीन प्रोडक्ट के सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं उनमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम की वजह से ना। अच्छा एक काम करो, हमारे गाल पे मुहासे थे, तुमने रेजर चला दिया, सारे मुहासे कट गए, गाल खुरदरा हो जाएगा कि चिकना? कुछ नहीं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नया नहीं है, बस रफ वाले के जब राइबोसोम्स हट जाते तो स्मूथ बन जाता है, और जब इसके ऊपर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब है नहीं राइबोसोम्स, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा कि नहीं? नहीं कर पाएगा तो कुछ और करेगा। तो हम बताते हैं ये करता है क्या? लिपिड सिंथेसिस करता है, या कह दो स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस करता है ना। इस तरह से इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? जितने मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल आर्मी थे, इन्होंने एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन किया था कि नहीं किया था? ये बाहर का कंपार्टमेंट तो ये अंदर का कंपार्टमेंट है कि नहीं? अच्छा तुम्हें एक बात बताएं, इधर सुनो, साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो हम तुम्हें बता चुके यार। दूसरा कंपोनेंट, इसी तरह की ट्यूब्यूल्स एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है, और जो भी ये प्रोटीन बनती है पहले इन्हीं में आती है, फिर उसको मैच्योर किया जाता है। कैसे किया जाता है बताने पर बताएंगे,
नाम है इसका गोल्गी बॉडी। क्या नाम है बताए तुम्हें? इनकी टिब्यूल से, जैसे मम्मी कभी कभी पूड़ी बनाती है, आटा का पहले सांप बनाती है, अतः लंबा लंबा ट्यूब, उसी से लोई नोच लेती है। इसी तरह से नुच नुच के कुछ वेसिकल्स आके साइटोप्लाज्म में गिरती रहती, जिनमें भरे होते एंजाइम, कहते हैं इनको लाइसोसोम। तो क्या लाइसोसोम मेम्ब्रेन का बना है कि नहीं? साथ ही साथ एक बड़ा सा थैला जिसको कहते हैं वैक्यूल। क्या कहते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। पता तुम्हें? मेम्ब्रेन से बना और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाले को ही कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन हम तुमसे कहें मेम्ब्रेन से तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बनी होती है, मेम्ब्रेन से तो प्लास्टिड्स भी बने होते हैं, मेम्ब्रेन से तो पेरोक्सिसोम्स अर्थात माइक्रोबॉडीज भी बनी होती है। तो क्या इनको भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट माना जाता है? नहीं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वही सेल ऑर्गेनेल कंसीडर किए जाते हैं जिनका फंक्शन आपस में मिला जुला हो, कोऑर्डिनेटेड हो। कैसा हो? जिनमें आपस में तालमेल, कोऑर्डिनेशन हो। ये प्रोटीन बनाएगा तो पहले इसमें जाएगी, मैच्योर प्रोटीन पे इसमें पैक करके साइटोप्लाज्म में रिलीज की जाएगी। इसलिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम को नहीं कंसीडर किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल को ही कंसीडर किया जाता है। कोई समझा? एक एक करके सारी हम तो बता चुके। पहली बात बताए थे, ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब तक हम साफ कर रहे हैं तब तक हमें कोई सोच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से आता है, इसकी ओरिजिन कहां से होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कहां से होती है? अच्छा ये तो एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का, स्मूथ और अच्छा ये बताओ कि स्मूथ क्यों, रफ क्यों है? आउटर सरफेस पर चिपके हैं, क्या चिपके हैं? राइबोसोम कौन सा, 80s की 40s 60s? हमारे अंदर यूकेरियोट के अंदर राइबोसोम होता है, वो 80s वाला होता है। उसकी जो बड़ी वाली यूनिट होता है, बड़ा वाला टुकड़ा होता है, 60s वाला चिपका होता है किसी ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से। उस ग्लाइकोप्रोटीन को राइबोफ्लोरिन्स कहते हैं। एक्स्ट्रा है शब्द लेकिन याद कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, लिपिड सिंथेसिस कौन करेगा? हैं? देखिए कौन बताएगा। अगर हम तुमसे ये कहें कि ब्लड में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, चार प्रकार की तमाम प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलिन छोड़ दिया जाए, सारी प्रोटीन को लिवर बनाता है। तो लिवर सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा विकसित होगा कि स्मूथ? कैसे तुमने बोला? क्यों बोला? क्योंकि ब्लड की सारी प्रोटीन लिवर में बनती हैं और जो सेल्स प्रोटीन या प्रोटीन प्रोडक्ट बनाती हैं सदा उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप्ड होता है, ज्यादा विकसित होता है। कोई समझ पाया? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का अगला कंपोनेंट है गोल्गी बॉडी। किसने खोजा था इसको, कोई बताएगा? कैमिलो, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्गी ने, और अपने नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गोल्गी बॉडी। देखा गया, तुमने देखा होगा मम्मी कैसे कभी कभी दाल भर के कचौड़ी बनाती, तो ये कचौड़ी की दीवार को झिल्ली मान लो, मेम्ब्रेन मान लो, अंदर भरी है दाल, लेकिन कचौड़ी फुटबॉल जैसी गोल मटोल नहीं, चपटी होती है। तो कभी कभी गोल्गी बॉडी के बनने में मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसी भाग लेती हैं, इनको कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? कभी कभी जैसे गुब्बारे वाले बंदर की पूंछ देखी हो, मेम्ब्रेन की बनी होती, पतली लंबी, इस तरह के कंपोनेंट को कहते हैं टिब्यूल। क्या कहते हैं? कभी कभी छोटी मोटी चुटपुटिया जैसे साबुन का बुलबुला देखा हो, इसको कहते हैं वेसिकल, और कभी कभी बड़ा सा बुलबुला देखा हो, इसको कहते हैं वैक्यूल। क्या कहते हैं? तो इस तरह से मेम्ब्रेन से बाउंडेड, मेम्ब्रेन से बनी हुई तमाम प्रकार की तमाम शेप जैसी स्ट्रक्चर्स भाग लेती हैं, लेकिन हम तुम्हें बताएं सबसे मेन कंपोनेंट है ये कौन सा? सिस्टर्नी। और तुमने देखा हो कई बार हम लोग एक रुपए के सिक्का एक के ऊपर रख के पूरा ढेर लगा देते हैं। इस तरह की सिस्टर्नी 1 2 3 6 7 इस तरह से ज्यादातर एक ढेर में लेकर 3 से 7 तक एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है। डायमीटर कौन बताएगा सिस्टर्नी का? आधा से लेकर 1 माइक्रोन तक का होता है। ये सिस्टर्नी एक ऊपर एक ढेर पर पूरा स्टार बना लेती है, पूरा पाइल बना लेती है। लेकिन ये जो ढेर बनता है, ऐसा लगता है इसका ये वाला सरफेस, ये वाला जैसे पेन है, ये वाला एंड न्यूक्लियस के पास है, ये वाला एंड न्यूक्लियस के काफी दूर है। जो दूर होता है दिखने में कॉनकेव समझ में आता है, जो प्रॉक्सिमल अर्थात नजदीक होता है वो कॉन्वेक्स समझ में आता है। यहां से प्रोटीन बनती है। तुम भी जानते हो जब प्रोटीन बनती है तो हमेशा फर्स्ट अमीनो एसिड मैथियोनीन होता है। कौन सा होता है?
मान लो तुम्हें प्रोटीन बनानी है जिसका पहला अमीनो एसिड डी है, आई है, एल है, ई है, ई है, तो ये मान लो प्रोटीन बन गई, दिलीप नाम की प्रोटीन। और प्रत्येक प्रोटीन का कोई ना कोई काम होता है, हो सकता है दिलीप नाम की प्रोटीन तुमको बायोलॉजी पढ़ाए, तो एंजाइम अपना काम करेंगे। लेकिन जब भी तुम जानते हो राइबोसोम पर प्रोटीन बनती है, तो इस प्रोटीन सिंथेसिस जब भी स्टार्ट होती है, फर्स्ट कोड वर्ड हमेशा एयूजी होता है, और जिसके लिए हमेशा मैथियोनिन अमीनो एसिड आता है। तो जो प्रोटीन बन के आई, तुम्हें चाहिए थी दिलीप नाम की प्रोटीन जो बायोलॉजी पढ़ाए, और प्रोटीन बन के आई एम दिलीप। अब तुम चिल्ला रहे एम दिलीप हाजिर हो, टाइम हो गया, बायो पढ़ाए आए। हम नहीं पढ़ाने आएंगे, मेरा नाम मोहम्मद दिलीप नहीं है, एम दिलीप नहीं है, बोलो। तो अगर तुम, तो हम अभी, अगर हमारा नाम यम दिलीप है तो हम फंक्शनल प्रोटीन है कि नॉन फंक्शनल, मैच्योर प्रोटीन है कि इमैच्योर? एक काम करो, चाकू लो और तुम ये इतना टुकड़ा काट हटा दो, अब जो प्रोटीन बचेगी उसका नाम होगा जलेबी बाई। क्या नाम होगा? दिलीप हाजिर हो, और हम आएंगे झमाझम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो अब हम जब बायोलॉजी पढ़ाए, एक्शन में आ गए, तो हम फंक्शनल हो गए कि नॉन फंक्शनल, इमैच्योर हो गए कि मैच्योर? तो तुम्हें बताना ये चाहते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनके आती है वो जरूरी नहीं फंक्शनल हो, उसमें इस तरह के नाटक हो सकते हैं। तो उस प्रोटीन को पहले जाना पड़ता है गोल्गी बॉडी के अंदर, और गोल्गी बॉडी के अंदर जाने के बाद फिर वो उसमें से काट छांट किया जाता है, फालतू टुकड़े हटाए जाते हैं, फंक्शनल टुकड़े चिपकाए जाते हैं, और जब ये प्रोटीन फंक्शनल हो जाती है तो छोटी सी थैलिया में भर के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है, जैसे पकौड़ी बनाते समय आलू को बेसन में लपेट के कढ़ाई में रिलीज कर दिया जाता है। और इस का नाम है, थैली का नाम है लाइसोसोम। तो तुम्हें नहीं लगता इसका काम, इसका काम, इसका काम आपस में ताल और मेल है, आपस में कोऑर्डिनेशन है? क्या है? डिस्टल फेस किसको कहेंगे? बाहर वाले को। नजदीक फेस किसको कहेंगे? न्यूक्लियस के पास वाले को। हैं? मैच्योर होके प्रोटीन बाहर निकल के आएगी दूर वाले से, इसलिए उसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नजदीक वाले को फॉर्मिंग फेज कहते हैं। फॉर्म होकर प्रोटीन यहां से इंटर करती है। क्या इनको सिस और ट्रांस फेज भी कहते हैं? क्या इनको सिस और ट्रांस फेज भी कहते हैं ना? तो तुम्हें नहीं लगता है कि गोल्गी बॉडी का सबसे बड़ा फंक्शन हुआ पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन? क्या फंक्शन हुआ? प्रोटीन को पैक करके थैलिया करके छोड़ देना साइटोप्लाज्म। बोलो बोलो बोलो। लेकिन तुमने कहा गुरुजी हमको तो ग्लाइकोप्रोटीन बना दी। क्या बना ली? तो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा, ग्लाइकोसिडेशन करना पड़ेगा। ये काम भी गोल्गी बॉडी के अंदर ही होता है। तो गोल्गी बॉडी का सबसे बड़ा फंक्शन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। और दूसरा, किसी अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड, और ग्लाइकोलिपिड चाहिए तो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन। मान लो प्रोटीन नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन चाहिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड। मान लो लिपिड नहीं, ग्लाइकोलिपिड चाहिए। तो लिपिड हो या प्रोटीन, उसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जोड़ना अर्थात ग्लाइकोसिडेशन का काम भी करेगा गोल्गी बॉडी। कोई समझ पाया? समझ पाए? क्या नाम है गोल्गी बॉडी? क्या नाम है? किसने खोजा था? किसने खोजा था? एमिनो गोल्गी। ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सकल सूरज में बिक्स की डिबिया की तरह हो, बिक्स की डिबिया की तरह तस्तरी जैसी डिस्क लाइक, तो क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? गुब्बारे वाले बंदर की पूंछ जैसी हो तो टिब्यूल, छोटी सी साबुन के बुलबुला जैसी हो तो रिसाइकिल, बड़े से गुब्बारा जैसी हो तो वैक्यूम। सबसे मेन कंपोनेंट कौन है? सिस्टर्नी। एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है, पूरा ढेर स्टाक लग जाता है। एक ढेर में कितनी सिस्टर्नी तक होती है? 3 से लेकर 7 तक। एक सिस्टर्नी का डायमीटर कितना है? आधा से 1 माइक्रोन तक का। हाँ, ग्लाइकोसिडेशन याद आया? पैकेजिंग याद आई? मत भूलना, यही है जलेबी भाई। इनका नाम क्या है? लाइसोसोम। तीसरा कंपोनेंट, अगला कंपोनेंट है लाइसोसोम। सुनते रहना, लाइसोसोम। नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 गोल्गी बॉडी, नंबर 3 लाइसोसोम। कोई समझा? कोई समझा? कोई समझा? लाइसोसोम के अंदर क्या है? प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन। सुनो मेरी बात, अभी बता रहे। लाइसोसोम के अंदर है फंक्शनल प्रोटीन, और यही है लाइसोसोम। ये है लाइसोसोम। सुनते रहना, बहुत ही आसान है बच्चा। ये है लाइसोसोम। क्यों थक नहीं गए?
बात को समझो। क्यों? हम लोग खाना खाते हैं और भोजन के कितने कंपोनेंट खाते हैं? भोजन के रूप में 7 चीजें खाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, पानी भी तो पीते ना, और थोड़ी बहुत विटामिन भी तो खाते ना, और साथ साथ चुटकी 2 चुटकी नमक भी तो होता है ना। बोलो। पानी को किसी कपड़े के ऊपर फैलाओ, छन्नी के ऊपर डालो, अपने आप एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। पानी से पतला भी कोई होगा क्या? तो पानी को पचाना नहीं पड़ता। छन्नी से छानने के लिए, डाइजेशन का मतलब होता है छन्नी से छानना। भाई हमने कोई इतना बड़ा डेला खा लिया है, इतने बड़े डेला को छन्नी से छाने तो वो छन्नी से नहीं छन पाएगा, और इसी को पीस के पाउडर बना दे तो वो छेद से निकलता हुआ ब्लड में आ जाएगा ना। डाइजेशन का ये उद्देश्य होता है। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, ये भोजन में फैट अपवाद है, लेकिन अभी छोड़ो, हम तुम्हें बताएंगे 4 कंपोनेंट होते हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल, हालांकि फैट इसमें बड़ा मॉलिक्यूल नहीं, मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होता। तो ये 4 कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की दीवार को क्रॉस करते हुए ब्लड में नहीं आ पाएंगे। तो हम एब्जॉर्ब, अवशोषण कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसी बात है, बड़े से मिट्टी डेला को छन्नी से छाने नहीं चलेगा। तो हमारा उद्देश्य होगा पहले मिट्टी डेला को पीस के पाउडर में कर दिया जाए ना, यही डाइजेशन है। ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू तब तक मॉलिक्यूल जब तक वो छेद से निकल ना जाए। ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल। बोलो ना। बताना ये चाहते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल सिर्फ 4 है, इन्हीं को पचाना पड़ता है। तो अमीबा से लेकर इंसान तक, लोअर से लेकर हायर एनिमल तक, अगर किसी के अंदर एंजाइम निकलते हैं तो सिर्फ हमेशा 4 ही प्रकार के निकलते हैं, और कोई पचा ही नहीं जाता है। पानी को पचाने वाला पानीज एंजाइम नहीं सुना होगा, नमक को पचाने वाला नमकेज सुना, कार्बोहाइड्रेट सुने होंगे, लाइपेज सुने होंगे, प्रोटीएज सुने होंगे, डीएनए और आरएनए अर्थात न्यूक्लियस सुने होंगे, नमकेज क्योंकि वो 3 चीजें पचानी नहीं होती। और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन कभी सुना? एक अपवाद है जिसका नाम बताएंगे कभी, राइबोजाइम बनना, सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन। तो मत भूलना, ये लाइसोसोम के अंदर अगर कोई भरा है तो ये है एंजाइम। क्या है? तुम्हें एक बहुत छोटी सी बात बताए, बात ये है कि हम तुम्हें बताएंगे कि केमिकली डाइजेशन इज ए हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? केमिकली डाइजेशन इज ए, जैसे मान लो है C6H12O6, मान लो है ग्लूकोज। नहीं मजा नहीं आता ऐसे, हम तो हमेशा ऐसे लिखते हैं C6H2O का होल 6। बात तो वही हुई। तब पता चलता है कार्बोहाइड्रेट अर्थात हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, अर्थात कार्बन के साथ जुड़ा है पानी। अब सोचो हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज से जोड़े, फ्रक्टोज जिसका फार्मूला है C6H12O6, यही फार्मूला है फ्रक्टोज का। क्या बन जाएगा? चीनी। क्या बन जाएगा? और चीनी फार्मूला होता है C12H22O11, या ऐसे कह दो C12H2O का होल 11। तो मुझे लगता है एक पानी गायब है। टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने? 12 रह गए कितने? कहां चला गया? जब बने होंगे तो एक बाहर निकला ना। बताना ये चाहते हैं, जब भी कोई पॉलीमर बनता है तो पानी बाहर निकलता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड का बनना डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, फैट का ईस्टर बॉन्ड बने और न्यूक्लिक एसिड का फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बने, इन बॉन्ड के बनने में पानी बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन। लेकिन जब इन्हीं मॉलिक्यूल को छोटे वाले में तोड़ा जाता है, इसी पानी की फिर आवश्यकता पड़ती है, इसी पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भोजन को तोड़ना है तो पानी की आवश्यकता होगी, पानी द्वारा तोड़ा जाएगा, जल अपघटन किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो डाइजेशन इज हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, डाइजेशन इज। लेकिन आज काम करना, रोटी थोड़ा पानी डाल देना, सुबह देखना टूट जाएगा क्या? पानी में डाइजेशन इज हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। रोटी पानी में डालोगे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी, इतनी स्लो होगी, इतनी स्लो होगी कि वैज्ञानिक मर जाएगा, तब तक रोटी पूरी तरह पच नहीं पाएगी। ऐसा करो, बाल्टी में कुछ केमिकल डाल दो जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन वालों को? कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट अर्थात एंजाइम ना। तो हमें एंजाइम चाहिए होते हैं सिर्फ किसी अमीबा से लेकर इंसान तक, किसी भी एनिमल में, अमीबा, काकरोच, स्पंजिज, किसी में हमेशा कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 4। कार्बोहाइड्रेजेज, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज, और सबको मिला के कॉमनली कह सकते हैं हाइड्रोलेजेज। क्या कह सकते हैं? क्योंकि सब तो अल्टीमेटली पानी मदद से ही तो तोड़ेंगे, पता है?
पता है, तुम सोचना जरा बस। तो ये लाइसोसोम्स हैं जो स्मॉल रिसाइकिल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो गोल्गी बॉडी से जिनकी ओरिजिन होती है, जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। एनसीईआरटी लिख सकती है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेजेस भरे होते हैं, लाइपेजेस भरे होते हैं, प्रोटीएजेस भरे होते हैं, न्यूक्लियोजेस भरे होते हैं। पक्का? काम क्या होगा इसका? कुछ नहीं। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। तो मान लो ये है अमीबा, यहां बैठा था और ससुराल जा रहा था, ठीक? सामने रास्ते में पड़ गया पहाड़ जामुन। तुम जानते हो पेड़ की भी बुद्धि तो होती नहीं, नर्वस सिस्टम होता नहीं। जो ये जामुन सोचता है सामने से हाथी आ रहा, हट जाए, निकल जाए, वो भी अपनी जगह पे पड़ा है जामुन, अर्थात फूड पार्टिकल। अमीबा की भी बुद्धि तो है नहीं, ब्रेन तो है नहीं कि साइड से निकल जाए। अमीबा आगे बढ़ता चला जाएगा, और जब ये आगे बढ़ता है तो क्या होता है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस फूड पार्टिकल के संपर्क में आती है, और जैसी फूड पार्टिकल संपर्क में आती है वो अंदर ऐसे धंसने लगती है, इन्वेजिनेट होने लगती है। अमीबा और आगे बढ़ता है, और ये इन्वेजिनेशंस और ऐसे डीप होते चले जाते हैं। अमीबा और आगे बढ़ता है, एक बार ऐसा समय आता है कि दोनों तरफ के सीडोपोडिया एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, और उनके बीच की दीवार गल जाती है, और इस तरह से भोजन अंदर आ जाता है, और इस रिक्त स्थान को कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भोजन पचाना एंजाइम चाहिए। तो अब क्या होता है, ये जो लाइसोसोम आते हैं वो इससे आके चिपक जाते हैं, लाइसोसोम आके चिपक जाते हैं और फट जाते हैं, और इसी वैक्यूल में डाल देते हैं, अपने उड़ेल देते हैं एंजाइम, पाचन शुरू। पाचन तो कोई बताएगा लाइसोसोम का काम क्या है? डाइजेशन। लाइसोसोम का काम क्या है? सेल के अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है? इंट्रासेलुलर हो रहा है कि एक्स्ट्रासेलुलर? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जरूरी नहीं था ये बाहर का भोजन होता है, हो सकता है हमारे अंदर ऑलरेडी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। तो लाइसोसोम का काम है डाइजेशन, चाहे भोजन बाहर का हो चाहे भोजन अंदर का। कोई समझ पाया? बोलो बोलो बोलो। लाइसोसोम छोटे छोटे साबुन के बुलबुला है क्या? ये टूट टूट क्या है, कहां से? गोल्गी बॉडी से। इनका उद्देश्य है इनके अंदर एंजाइम भरे क्या? उनको कॉमनली हाइड्रोलिजेज कह सकते हैं क्या? स्पेसिफिक 4 नाम बोले जा सकते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेजेज, प्रोटीएजेज, न्यूक्लियोजेज और लाइपेजेज। काम है डाइजेशन, काम है लाइसोसोम का उद्देश्य है डाइजेशन। पक्का? कभी कभी मेरे दिल में नहीं, ऐसा नहीं काम है। तुम पता प्रोटीन का सेल का प्रोटोप्लाज्म भी तो प्रोटीन है। सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन और लाइसोसोम के अंदर प्रोटीएजेज भरे। कहीं ऐसा हो जाए कि लाइसोसोम यही फट गए, बंदूक तुम जेब में रखे, कारतूस पड़ा है, ट्रिगर दब गया, तो फिर वो ये नहीं देखती है बंदूक की गोली कि राजा की बेटी है कि रंक की बेटी है। बंदूक तो बंदूक, गोली तो गोली लगेगी। बोलो। अरे प्रोटीएजेज तो प्रोटीएजेज, चाहे बाहर की प्रोटीन हो चाहे स्वयं प्रोटोप्लाज्म की प्रोटीन हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइसोसोम फट जाते हैं और पूरी सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म को ही पचा डालते हैं। साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल मर जाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी चीज ने हमारी हत्या कर डाली? खुद से की गई हत्या को आत्महत्या कहते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या सुसाइडल बैग कह सकते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अगर ये सेल के अंदर रप्चर हो जाए तो सेल की सुसाइड हो जाती है। कोई समझा? बच्चा एक बात बताएं छोटी सी, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम तुम्हें पढ़ाए थे नंबर 1 पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 पे गोल्गी बॉडी, नंबर 3 पे लाइसोसोम, नंबर 4 पे पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है रिक्तिका, रिक्त स्थान अर्थात वैक्यूल। सुनते रहना। और हम तुम्हें बताएंगे अलग अलग सेल में ये रिक्त स्थान कई प्रकार के होते हैं। वैक्यूल, फूड वैक्यूल हो सकते। नंबर 2, इनमें पानी भरा हो तो क्या कहेंगे? सैक वैक्यूल। बैक्टीरिया की तरह गैस भरी हो तो गैस वैक्यूल ना। और अमीबा में स्पेशल प्रकार की होती थी जिससे एक्सक्रीशन और नाइट्रोजनस बेस्ड ऑस्मो रेगुलेशन होता था, उसको कहते थे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहते थे? ये अमीबा में पढ़ाई जाती थी। ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन में मदद करती थी। ये अभी नहीं पढ़ाएंगे, बैक्टीरिया में पढ़ाई जाती थी। ये किसी भी सेल में पाई जा सकती। प्लांट सेल पर आधारित बात करें तो आम भाषा में वैक्यूल का मतलब होता है सैक वैक्यूल। क्या मतलब होता है? चलो ये है प्लांट सेल। नहीं बनाएंगे इसके चारों तरफ सेल वाल। बात को समझो, यह है मान लो सेल वाल,
और हम तुम्हें बताएंगे ये है बड़ा सा थैला, पानी से भरा थैला, पानी से। बाकी तो ये साइटोप्लाज्म है, बाकी ये सब साइटोप्लाज्म है, और ये है पानी से भरा थैला। और इस थैला की झिल्ली को ये कहा जाता है क्या? टोनोप्लास्ट। मत भूलना, ये भी सिंगर एंड निकोलसन मॉडल जैसी ही है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी है। इसमें भी कैरियर प्रोटीन होगी बीच बीच में, और वो भी कर सकती हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ना। तो ये जो कैरियर प्रोटीन होती है, ये क्या करती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती रहती है। ये साइटोप्लाज्म से नमक लेती है और ठूस देती है, चलो डस्टबिन में। नमक ली, चलो डस्टबिन में। अरे कभी तुमने सोचा? सोचो, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, C4 साइकिल पढ़ते हैं, प्लांट सेल के अंदर पढ़ते हैं, मैलिक एसिड बनता है और एसिड पीएच चेंज कर देगा। एंजाइम पीएच के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं, सारी चीज बर्बाद हो जाएगी। तो एसिड जब बनता है फोटोसिंथेसिस में, तो ये साइटोप्लाज्म में रहेगा कि डस्टबिन में रख ले? इस डस्टबिन में रख लो, गंदगी को रख लो। इसलिए वैक्यूल को कभी कभी वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब सोचो इसमें तमाम ऑर्गेनिक एसिड भर दिए जाए, तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट भर दिए जाए, तमाम इसमें मिनरल्स भर दिए जाए, तो ये जो यहाँ का पानी है अर्थात सोल्यूशन है, वो साइटोप्लाज्म की तुलना में गाढ़ा हो जाएगा, पतला, हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो सेल सैप हाइपरटोनिक नेचर का होता है। पता तुम्हें, किसी भी प्लांट सेल के अंदर पिगमेंट को स्टोर करने के लिए इस तरह के कुछ थैला पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं प्लास्टिड्स। क्या कहते हैं? अरे भाई, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट याद आए? लेकिन कभी चुकंदर को काटना, पानी रंगीन हो जाएगा, चाकू रंगीन हो जाएगा, क्योंकि चुकंदर में जो पर्पल कलर होता है वो यहाँ प्लास्टिक में नहीं भरा होता है, यही घुला रहता है। उसका नाम है एंथोसाइनिन। क्या नाम है? एंथोसाइनिन। नीट में आया था। एंथोसाइनिन कहाँ पाया जाता है? सारे पिगमेंट प्लांट सेल में पाए जाने सारे पिगमेंट प्लास्टिक्स में होते हैं। एंथोसाइनिन वैक्यूल में होता है। कहां होता है? डायरेक्ट सेल सैक में घुला होता है, वैक्यूल के पानी में घुला होता है। बोलो। तो इस तरह से हम तुम्हें आज पूरा इंडो मेम्ब्रेन, क्यों वैक्यूल का नाम याद आया? अच्छा, ऐसे सोचो, वैक्यूल में अगर मान लो इस सेल को, अगर हम इस सेल को किसी पानी में डाल दें, यहां किसी डाइल्यूट सोल्यूशन में रख दें, देखो सेल वॉल तो परमेबल मेम्ब्रेन है, उससे कोई दिक्कत नहीं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच पानी आ जाएगा, मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमेबल है, यहां से अंदर पानी आ जाएगा, पानी यहां आ जाएगा। तो जैसे जैसे यहां पानी आएगा, ये गुब्बारा फूलेगा, फूलेगा कि पिचकेगा? फूलेगा पिचकेगा। अब जैसे देखो, अगर हमारा पेट पिचका नहीं है, तो हो सकता है हमारी दीवार पर अभी सिमटा हो, सिमटा पड़े, लेकिन जैसे जैसे अंदर हवा भरोगे पंप से, पंप कहां पे लगा के पंप भरोगे ये थोड़ी बताएंगे। मान लो तुम अगर हमारे पेट में हवा भरोगे, अंदर अंदर जैसे जैसे हवा बढ़ेगी, तो तुम क्या जानते हो? टी शर्ट फ्लैसिड रहेगी कि टंच हो जाएगी? फ्लैसिड रहेगी कि टर्जिड हो जाएगी? हाँ, तो जैसे जैसे अंदर प्रेशर बढ़ता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूलती है और ये तुरंत इसके संपर्क में आ जाती है, और ऐसे सेल को टर्जिड सेल कहते हैं। इसलिए छुई मुई का नाम सुना? छुई नहीं कि मुई नहीं, छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट सुना? ऐसा ही होता है, उसकी पत्तियां झमाझम होती हैं ऐसे। मान लो ये छुई और मुई नाम का पौधा है, और उसकी ये लीफ हैं, हालांकि ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी। अब जैसे छू तो होता क्या, उसके यहाँ बेस पर सेल्स होती हैं, उनमें टर्गर प्रेशर होता है, जब छूते हैं तो इनका वैक्यूल का पानी निकल के वापस चला जाता है, ये कमजोर पड़ जाती है और मुड़ जाती है। तो क्या वैक्यूल किसी सेल को टर्जिड बनाने में मदद करती है? वैक्यूल के अंदर फालतू के प्रोडक्ट स्टोर कर लिए जाते हैं, जैसे घर में डस्टबिन में कूड़ा करकट स्टोर कर लिया जाता ना, तो सेल सैप में ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, मिनरल्स होंगे, पिगमेंट कौन सा होता है? एंथोसाइनिन। तो आज हम लोग, हमें लग रहा है इतना ही पढ़े इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक, ठीक है ना? कल बहुत निपटा देंगे। कल है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इंडो और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। कल कोशिश करेंगे हम पूरा न्यूक्लियस तक निपटा ही डालें, ठीक? क्योंकि कल के बाद फिर शायद छुट्टी हो जाएगी होली की, और फिर होली के बाद बहुत ही स्पीड में खतरनाक तरीके से रिवीजन कराएंगे। आज रिप्रोडक्शन है, फिर होगा इसके बाद जेनेटिक्स, और फिर पेपर भी हुआ करेगा डीपीपी, ठीक? सारे दोस्तों को बता देना, सबके लिए फ्री है, खुद भी आना, पड़ोसी को भी पकड़ के लाना। नीट से पहले तक टोटल फ्री रहेगा, कोई कार्ड चेक नहीं होगा, कोई बेइज्जती नहीं होगी। तो जो भी आना चाहे सारे बच्चों के लिए, ठीक है?
और जो बच्चे पढ़ने चाहेंगे धीरे धीरे, उनके लिए एक अलग से बैच बनेगा, वो मॉर्निंग चलेगा, रिवीजन बैच इवनिंग में ही चलेगा। तो कल क्लास और है, कल पूरा सेल ऑर्गेनेल खत्म कर देंगे, है ना। इसके बाद बहुत हुआ तो बायोमोलिक्यूल्स और सेल डिवीजन के तुरंत बाद फिर हम लोग डायरेक्ट रिवीजन करेंगे बहुत स्पीड में। और बहुत स्पीड में हम बोल लेते हो, उतनी स्पीड में तुम सुन नहीं पाओगे, ठीक है ना, बहुत तेज बोलने की आदत है हमारी। तो होली के बाद से बहुत फास्ट करेंगे।